नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी एकेडमी पर आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, वो क्लास होने वाली है इंडियन पॉलिटी, जिसे हम भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था भी कहते हैं। तो टोटल दोस्तों हम 100 दमदार प्रश्न देखने वाले हैं। जी हाँ, टोटल हम 100 दमदार प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें हम संपूर्ण भारतीय संविधान को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, पहले हम भारतीय संविधान को कवर करेंगे, उसके बाद अगर आपके राजस्थान की पॉलिटी जो पूछी जाती है, उसके लिए हम अलग से 100 प्रश्न लाने वाले हैं। इस प्रकार से हमारे टोटल कितने प्रश्न हो जाएंगे? टोटल हमारे 200 प्रश्न हो जाएंगे। तो 100 प्रश्न जो होने वाले हैं वो आपके भारतीय संविधान के होने वाले हैं, और 100 प्रश्न जो आएंगे वो किसके आएंगे? वो आपके राजस्थान की पॉलिटी के आने वाले हैं। इस प्रकार से हम कंप्लीट पॉलिटी कवर कर लेंगे। और दोस्तों, इससे पहले हम ऑलरेडी एक क्लास डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम था संपूर्ण भारतीय संविधान। जी हाँ, संपूर्ण भारतीय संविधान को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कितने टोटल डिस्कस किए थे क्वेश्चन? टोटल 200 प्रश्न डिस्कस किए थे। तो आपने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है तो ये क्लास भी देख लेना, क्योंकि 20 नंबर का मैटर हमने पूरी एक क्लास में कवर किया था। तो आज की जो हमारी क्लास है वो संपूर्ण भारतीय की रहने वाली है। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवारी की कर रहे हो, जेल ब्रेरी की कर रहे हो, वीडियो की कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड एसएसटी वालों को तो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि रीड एसएसटी के संपूर्ण पॉलिटी जरूर लिखा हुआ है। बाकी अगर जिसके भी सिलेबस में पॉलिटी लिखा हुआ है, यदि ये व्यक्ति ये क्लास देखता है तो उसके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, यदि इस वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सोलंकी एकेडमी पर मिल जाएगी। दोस्तों, आपको करना क्या है, ये 100 प्रश्न जो है इसको आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद कम से कम आपको 6 से 7 बार पीडीएफ का रिवीजन करना है। 2 से 3 बार आपको क्लास देखनी है, और 6 से 7 बार यदि आप पीडीएफ का अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी इंडियन पॉलिटी की समस्या क्या हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब आपका पटवारी का एग्जाम हो जाएगा, या फिर ऐसा कोई सा भी एग्जाम जिसमें अगर पॉलिटी लिखी है, उसमें पॉलिटी आती है, तो मैं आपको हूबहू ये क्वेश्चन बताऊंगा कि हूबहू ये क्वेश्चन छपे। क्योंकि दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ठीक है, आपसे पूछा गया है कि जो भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, उसका संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव द्वारा, बी दे रखा है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा, सी दे रखा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, और डी दे रखा है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव के द्वारा। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जो गठन किया गया था संविधान सभा का, वो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत गठन किया गया था। दोस्तों, ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। कब आता है? ये भारत आता है। ये दोस्तों डेट याद कर लेना, ये डेट एग्जाम में पूछी जाती है कि जो कैबिनेट मिशन आया था वो कब आया था? 24 मार्च 1946 को क्या आया था? आपके कैबिनेट मिशन भारत आया था। उसके बाद दोस्तों, इसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो इसमें टोटल 3 सदस्य थे। एक था स्टेफोर्ड क्रिप्स, एक था आपके एवी अलेक्जेंडर, और तीसरा था आपका, एक तो हो गया आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स, एक हो गया एवी अलेक्जेंडर, और तीसरा आपके था सर पैथिक लॉरेंस। क्या था आपके? सर पैथिक लॉरेंस आपके क्या था? तीसरा सदस्य। हाँ, तो तीनों सदस्य एक बार देख लेते हैं। पहले का नाम क्या था आपके? स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था इसका? स्टेफोर्ड क्रिप्स इसका नाम था। ठीक है। दूसरा था आपके दोस्तों एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर इसे कहा जाता था। तीसरा कौन सा था आपके? पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था? तीसरे सदस्य का नाम था पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कितने सदस्य थे? इस प्रकार के आपके टोटल कितने सदस्य थे दोस्तों? 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिसके तहत क्या किया जाता है? संविधान सभा का गठन किया जाता है। ओके, और इसके तहत कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता कि बताया जाता है इतने सदस्यों का निर्वाचन करना चाहिए? तो 389 सदस्यों का क्या करना चाहिए? निर्वाचन करना चाहिए। ऐसा किसने कहा था? कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा कहा गया था। दोस्तों, ये जो साथ में आपको जानकारी बता रहा हूँ, ये भी आपको कॉपी में नोट करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कितने सदस्य होने चाहिए थे। टोटल 389 सदस्य होने चाहिए थे। ठीक है, टोटल कितने? 389 सदस्य होने चाहिए थे। कहां पर? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अब संविधान सभा बनाई गई थी, उससे पहले वहां पर क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद क्या बनाए गए थे? स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। आपसे पूछा गया है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए दे रखा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
बी दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी दे रखा है डॉक्टर मतलब सच्चिदानंद सिन्हा और डी आपके दे रखा है के एम मुंशी। तो दोस्तों आपके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो कब बनाए जाते हैं, वो आपके बनाए जाते हैं 9 दिसंबर को आपकी क्या होती है 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक है, इस संविधान सभा की पहली बैठक में आपके डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी कहा जाता है, ये क्या बनते हैं भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। कब? अपनी पहली मीटिंग में। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की पहली मीटिंग में 9 दिसंबर 1946 को होती है और इसमें अस्थायी अध्यक्ष से बनाया जाता है आपके सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। क्वेश्चन आपसे एक और पूछा जाता है कि स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो दोस्तों स्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था, तो संविधान सभा की दूसरी मीटिंग कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को क्या होती है आपकी संविधान सभा की दूसरी मीटिंग होती है, उसमें क्या बनाया जाता है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी ध्यान रखनी है। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर को, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पहली मीटिंग में आपके अस्थायी अध्यक्ष चुना जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को। और यदि आपसे पूछे कि तीसरी मीटिंग कब होती है संविधान सभा की, तो तीसरी मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को। ओके, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपके जवाहरलाल नेहरू जो रहते हैं वो आपके उद्देश्य प्रस्तावना को पेश करते हैं। ओके, ये हमारी संविधान सभा की क्या थी, तीनों मीटिंग्स थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो पहली बात तो ये कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन वो हुआ था आपके 1946 को हुआ था। इसमें कहा गया है के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा आपके संविधान में 3 शब्द जोड़े जाते हैं। कितने शब्द जोड़े जाते हैं, संविधान में 3 शब्द जोड़े जाते हैं। कौन कौन से शब्द जोड़े जाते हैं, एक तो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, एक समाजवादी जोड़ा गया था और तीसरा जोड़ा गया था एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपके गुण निरपेक्षता था वो आपके नहीं जोड़ा गया था। तो ध्यान रखना है आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा टोटल 3 शब्द जोड़े गए थे, शब्द से नहीं दोस्तों शब्द। ठीक है, क्या जोड़े गए थे, शब्द जोड़े गए थे। एक तो आपके जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, दूसरा आपके जोड़ा गया था समाजवादी, ठीक है, दूसरा कौन सा जोड़ा गया था आपके समाजवादी जोड़ा गया था, और तीसरा आपके कौन सा जोड़ा गया था, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे। संविधान जो आपके प्रस्तावना थी दोस्तों, प्रस्तावना में केवल आपके 3 ही शब्द जोड़े गए थे और ये क्या हुआ था, एक ही बार आपके संशोधन हुआ है, उसके बाद अभी तक कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है 26 नवंबर 1949 को, 1949 को, बी दे रखा है 15 अगस्त 1949 को, सी दे रखा है 2 अक्टूबर 1949 को और डी दे रखा है 15 नवंबर 1949 को। दोस्तों पहली बात तो ये कि संविधान लागू कब किया गया था, संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन ये बनकर पहले ही तैयार हो गया था। ये बनकर कब तैयार हो चुका था, 26 नवंबर 1949 के क्या हो चुका था, ये पहले ही क्या हो चुका था, अंगीकृत किया जा चुका था। और किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था, ये संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। यदि आपसे पूछे ये संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 जनवरी करके नहीं आना है। ठीक है, क्या लिखना है आपको, 26 नवंबर करके आना है। ओके, ये क्वेश्चन भी इस प्रकार का पूछा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। मतलब पहला तो क्या है, सबसे बड़ा है, उसके बाद लिखा भी गया है, और सर्वाधिक क्या है, व्यापक है। व्यापक का मतलब है कि बहुत सारी चीजें उसमें लिखी गई थी, उसे क्या कहा जाता है, व्यापक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है ब्रिटेन का संविधान है, बी आपको दे रखा है ऐसा संविधान भारत का है, सी दे रखा है कनाडा का संविधान है और डी दे रखा है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान है। तो उसको ऐसा एकमात्र संविधान है तो सबसे बड़ा है, लिखित और क्या है, सर्वाधिक व्यापक है। ऐसा संविधान किसका है, वो आपके भारत का है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है।
ठीक है, हमारी जो भारतीय संविधान है उसकी जो संरचना है वो किस प्रकार की है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है संघीय है। संघीय का दोस्तों मतलब होता है कि केंद्र और राज्य क्या होते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे संघीय व्यवस्था कहा जाता है। बी का मतलब एकात्मक, मतलब जितने भी काम होते हैं वो केंद्र के द्वारा किए जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, एकात्मक कहा जाता है। सी ए कठोर, मतलब बहुत ही कठोर है, उसमें बिल्कुल संशोधन नहीं किया जा सकता है। और डी आपके दे रखा है कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। इसका मतलब है कि कुछ संशोधन अच्छे से किया जा सकते हैं और कुछ संशोधन में क्या होती है, बहुत टाइम लगता है। तो हमारा संविधान बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ तो एकात्मक है और कुछ कठोर है। इसे और क्या कहा जाता है, इसे और कहा जाता है कठोर और लचीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कठोर और लचीला भी कहा जाता है। और साथ में और एक और कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, संघात्मक भी कहा जाता है हमारे संविधान को, और एकात्मक भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में संघात्मक के भी गुण हैं, केंद्र राज्य मिलकर भी काम करते हैं। और जैसे कि मान लो कि भारत में आपातकाल लग गया, और आपातकाल के समय कौन काम करता है, एकात्मक मतलब कि कौन काम करता है, केवल केंद्र काम करता है। तो भारतीय संविधान में कठोर भी है, लचीला भी है, और संघात्मक भी और एकात्मक भी है। तो यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से आपको इसमें क्वेश्चन राइट करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। दोस्तों बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन बनाए गए हैं। पटवार का जो एग्जाम होने वाला है उसमें बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। पटवार हो चाहे आपके वीडियो हो, और इसके बाद आपके चतुर्थ श्रेणी का जो एग्जाम है उसमें भी आपके क्या दे रखा है, उसमें भी आपके पॉलिटी का सिलेबस दे रखा है। और बिल्कुल इसी प्रकार के उसमें भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है, ठीक है, समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों पहली बात तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास कितनी सूची है, टोटल हमारे पास 4 सूचियाँ होती है। केंद्र की होती है, एक राज्य की होती है, एक होती है समवर्ती होती है, जिसके बारे में अभी क्या की जा रही है, बात की जा रही है। एक होती है अवशिष्ट सूची होती है। ठीक है, तो पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये चारों सूचियाँ क्या होती है। केंद्र सूची वो सूची होती है जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल किसको होता है, आपके केंद्र को होता है। मतलब इसमें जो विषय लिखे होते हैं, इसमें किसको कौन कानून बना सकता है, आपके केवल केंद्र कानून बना सकता है। जैसे आपके सेना के रिलेटेड कानून कौन बना सकता है, केंद्र बना सकता है। आपके गृह मंत्रालय से रिलेटेड कानून कौन बना सकता है, आपके केंद्र बना सकता है। राज्य सूची उसे कहा जाता है जिसमें केवल कौन कानून बना सकता है, आपके राज्य बना सकता है। जैसे पुलिस से संबंधित कानून कौन बना सकता है, केवल राज्य बना सकता है। तो ऐसे विषय जो राज्य के लिए बनाए गए हैं उसमें कानून केवल कौन बना सकता है, राज्य बना सकता है। समवर्ती सूची का दोस्तों मतलब होता है इसमें केंद्र और राज्य आपके दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र भी कानून बना सकता है और आपके राज्य भी कानून बना सकता है। एक होती है आपकी अवशिष्ट सूची होती है, मतलब ऐसे कानून जिसमें अभी तक कुछ भी नहीं लिखा गया है। जैसे मान लेते हैं कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ठीक है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये संविधान में भी नहीं लिखा गया है कि केंद्र बनाया गया या राज्य बनाएगा। तो नॉर्मली ऐसे क्षेत्र जितने भी आते हैं, ऐसे विषय आते हैं जिसमें अभी पता नहीं है वो किस में आते हैं, आपके अवशिष्ट सूची में आते हैं। ठीक है, कौन सी सूची में आते हैं, आपके अवशिष्ट सूची में आते हैं। और नॉर्मली इस पर कानून कौन बनाता है, इस पर कानून कौन बनाता है, आपके केंद्र बनाता है। तो क्वेश्चन आपसे दे रखा है कि समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली है। ऑप्शन ए दे रखा है कनाडा से, बी दे रखा है ऑस्ट्रेलिया से, सी दे रखा है यूएसए, और डी दे रखा है आपके ब्रिटेन से। तो दोस्तों समवर्ती सूची की जो अवधारणा ली गई है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लेना। ठीक है, समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया है हमने, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके दे रखा है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। मतलब भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है, ठीक है, ये संशोधन का जो प्रावधान लिया है वो कौन से संविधान से लिया है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है कनाडा से, बी दे रखा है ऑस्ट्रेलिया से, सी दे रखा है इटली से, और डी दे रखा है दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया ली गई है वो आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से उधार लिया है, ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से उधार लिया है। ठीक है, ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। ओके, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। मतलब जो 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और कितने आपके अनुच्छेद थे, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है 378 अनुच्छेद तथा 7 अनुसूचियां, बी दे रखा है 390 अनुच्छेद तथा 7 अनुसूचियां, सी दे रखा है आपको 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, डी दे रखा है 398 अनुच्छेद और आपके 8 अनुसूचियां। तो दोस्तों जब भारतीय संविधान बनाया गया था, मूल संविधान जो बनाया गया था उसमें आपके 395 अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी, आपके 8 अनुसूचियां थी। ठीक है,
304 अनुच्छेद थे आपके और कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ है? तो दोस्तों वर्तमान में आपके 12 अनुसूचियाँ है। कितनी अनुसूचियाँ है वर्तमान में? 12 अनुसूचियाँ है। 9वीं अनुसूची आपके कब जोड़ी गई थी? 1951 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1951 में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जो कब जोड़ी गई थी आपके? ये दोस्तों 1985 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1985 में जोड़ी गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे 11वीं और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो 11वीं और जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो आपके 1952 में जोड़ी गई थी। ठीक है, ध्यान रखना है 1952 में आपके संविधान संशोधन किए गए थे 76 लॉ और आपके 74वां। ठीक है, 11वीं अनुसूची का संबंध किससे? आपके इसका संबंध आपके पंचायत से, और 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका आपका संबंध है वो नगरों से या नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है मूल संविधान में हमारी केवल 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में हमारी कितने अनुसूचियां है? वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियां है। एक दोस्तों 10वीं अनुसूची का जरूर याद रखना। 10वीं अनुसूची का हमेशा पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल कानून से है। ठीक है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है और इसे कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985। ठीक है, कब किया गया था? 1985 में। और संविधान संशोधन कौन सा था आपका? 52वां संविधान संशोधन था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है इस स्लाइड को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? तो दोस्तों राज्यों का जो गठन किया गया था वो किस आधार पर किया गया था? वो आपके भाषा के आधार पर किया गया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था वो कब किया गया था? ऑप्शन ए दे रखा है 1950 में, बी आपके दे रखा है 1953 में, सी दे रखा है 1956 में और डी दे रखा है 1961 में। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का जो गठन किया गया था वो आपके 1953 में किया गया था। ठीक है, 1953 में क्या किया गया था? आपके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछे कौन से आधार पर किया गया था, तो ये आपके भाषाई आधार पर किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपके राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पारित किया गया था, ठीक है, राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है वो पारित किया गया था, वो कब पारित किया गया था? वो 1956 में पारित किया गया था। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम का अगर पूछे तो वो कब का है? वो आपके 1956 का है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ठीक है, तो दोस्तों हमारा भाग कौन सा है? भाग पहला तो आपके संघ एवं राज्य संबंधित है और भाग 2 जो आता है वो किससे संबंधित है? आपके नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, तो भाग 2 का संबंध किससे है? वो आपके नागरिकता से है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो नागरिकता संबंध प्रावधान दिए गए वो कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में दिए गए हैं। दोस्तों हमने जो इसमें क्वेश्चन शामिल किए सारे आपके संविधान के, भारतीय पॉलिटी के आपके वो जो क्वेश्चन सम्मिलित किए बिल्कुल टॉपिक वाइज सम्मिलित किए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बिल्कुल इजी रहेगा पढ़ने में क्योंकि हमने बिल्कुल क्या की है? टॉपिक वाइज शामिल किए हैं दोस्तों। ठीक है, अब आपको ऑप्शन ए दे रखा है अनुच्छेद 1 से 4, बी दे रखा है अनुच्छेद 5 से 11, सी दे रखा है अनुच्छेद 12 से 35 और डी दे रखा है आपको अनुच्छेद 36 से 51। तो दोस्तों नागरिकता संबंधी जो प्रावधान दे रखे हैं वो आपके भाग 2 में दे रखे हैं और भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं? आपके 5 से 11 तक तो क्या दे रखे हैं? आपके नागरिकता संबंधी प्रावधान दे रखे हैं। नागरिकता संबंधी प्रावधान का मतलब ये है कि भारत में कौन नागरिकता ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, किसकी नागरिकता छीन ली जाएगी और किसकी नागरिकता बरकरार रहेगी। ये सारे जो प्रावधान दे रखे हैं वो कौन से अनुच्छेद में दे रखे हैं? अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में दे रखे हैं। भाग पूछे तो कौन सा है? भाग 2 में आपके दे रखा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? यदि भारत की नागरिकता किसी और देश के व्यक्ति को प्राप्त करनी है तो वह किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन ए दे रखा है जन्म के द्वारा, बी दे रखा है वंशानुक्रम के द्वारा, सी दे रखा है देशीकरण के द्वारा और डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा क्योंकि जन्म के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त भी कर सकते हैं, देशीकरण के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं और दोस्तों एक आपके पंजीकरण के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से और पंजीकरण के द्वारा भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों एक बात को ध्यान रखना है, यदि किसी आप और देश की नागरिकता ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट, और मान लो आपने यूएसए की नागरिकता ले ली तो भारत की जो नागरिकता होगी वो अपने आप क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। यदि आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की जो नागरिकता है वो अपने आप क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन, ठीक है,
मौलिक अधिकारों जो वर्णन है वो कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो आपको अनुच्छेद बताना है। तो पहली बात तो ये मौलिक अधिकार जो है वो कौन से भाग में आते हैं, तो दोस्तों वो आते हैं भाग 3 में आते हैं। कौन से भाग में आते हैं, तो भाग 3 में आपका किसका प्रावधान दे रखा है, मौलिक अधिकार, और जिन्हें और क्या कह जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, एफआर या फंडामेंटल राइट्स भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है अनुच्छेद 12 से 35 तक, बी आपके दे रखा है अनुच्छेद 13 से 36 तक, सी दे रखा है अनुच्छेद 15 से 39 तक, और डी आपके दे रखा है अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान दे रखा है वो आपके दे रखा है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किसका प्रावधान दे रखा है, आपके मौलिक अधिकारों का प्रावधान दे रखा है। 5 से 11 तक किसका दे रखा है, आपके नागरिकता का है, और 11 के बाद क्या आते हैं आपके 12 से 35 तक जो प्रावधान दे रखे हैं वो किसके दे रखे हैं, मौलिक अधिकारों के प्रावधान दे रखे हैं। भाग अगर पूछे तो कौन से भाग में आते हैं, भाग 3 में आपके आते हैं। ठीक है, टोटल कितने मूल अधिकार है तो दोस्तों, तो टोटल 6 मूल अधिकार है। पहले हमारे 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, केवल 6 मूल अधिकार है। 7वां मूल अधिकार कौन सा था, तो 7वां जो मूल अधिकार था वो आपके था संपत्ति का मूल अधिकार था। ठीक है, और संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया है, आपके समाप्त कर दिया गया है। ओके, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में प्रवर्तनीय है, मतलब न्यायालय में किसे लागू किया जा सकता है। ठीक है, प्रवर्तनीय का मतलब होता है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में किसे लागू किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, क्या नीति निर्देशक तत्व को लागू किया जा सकता है, बी दे रखा है प्रस्तावना को लागू किया जा सकता है क्या, सी दे रखा है क्या मूल कर्तव्य को लागू किया जा सकता है, और डी दे रखा है क्या मूल अधिकार को लागू किया जा सकता है क्या। तो दोस्तों केवल एक ही ऐसी चीज है मूल अधिकार जिन्हें क्या करवाया जा सकता है, न्यायालय में लागू किया जा सकता है। यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यदि प्रस्तावना में कोई कानून लागू नहीं होता है तो आप वो न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। मूल कर्तव्य के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। केवल एक ही ऐसे अधिकार है मूल अधिकार जिनको लेकर आप कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट न्यायालय में जा सकते हैं। और न्यायालय में भी कहाँ पर, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए एक रिट भी जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, टोटल कितनी रिट जारी की जाती है, 5 रिट जारी की जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन, ठीक है, छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। छुआछूत उन्मूलन को और कहा जाता है दोस्तों अस्पष्टता का अंत। इसे और क्या कहा जाता है, इसे अस्पष्टता का अंत भी, अस्पष्टता का अंत भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है जो अस्पष्टता का अंत का प्रावधान किया गया है वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है। ऑप्शन ए दे रखा है अनुच्छेद 14 के तहत, बी दे रखा है अनुच्छेद 15 के तहत, सी दे रखा है अनुच्छेद 17 के तहत, और डी दे रखा है अनुच्छेद 18 के तहत। दोस्तों अस्पष्टता या छुआछूत का जो अंत किया गया है वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है, वो आपके अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो अस्पष्टता का अंत किया गया है या छुआछूत का जो अंत किया गया है वो कौन सा अनुच्छेद के तहत किया गया है, अनुच्छेद 17 के तहत अंत किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। टोटल आपके 6 है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है वो कहाँ से कहाँ तक आपके अनुच्छेद तक दे रखा है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, बी दे रखा है अनुच्छेद 19 से 22 तक, सी दे रखा है अनुच्छेद 23 से 24 तक, और डी दे रखा है अनुच्छेद 25 से 30 तक। दोस्तों आपके जो स्वतंत्रता का अधिकार दे रखे वो कौन से अनुच्छेद में दे रखे हैं, वो आपके दे रखे 19 से लेकर 22 तक क्या दे रखे हैं, आपके स्वतंत्रता के अधिकार दे रखे हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध कौन से किस अधिकार से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है समानता के अधिकार से, बी दे रखा है संपत्ति के अधिकार से, सी दे रखा है धर्म की स्वतंत्रता से अधिकार से, और डी दे रखा है अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता के अधिकार से। तो दोस्तों अनुच्छेद 25 का जो संबंध है वो किससे है, वो आपके धार्मिक स्वतंत्रता या धर्म की स्वतंत्रता भी इसे कहा जाता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता अगर आपसे पूछे वो कौन से अनुच्छेद में दे रखी है, वो आपके अनुच्छेद 25 में दे रखी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है। ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है जिसके द्वारा आपके जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, पहली बात तो ये कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दे रखा है, वो अनुच्छेद 32 में आपके दे रखा है।
इसका मतलब दोस्तों है कि यदि आपके अनुच्छेद जितने भी आपके 6 मूल अधिकार दे रखे हैं, यदि उनका हनन होता है, तो उसके लिए क्या बनाया गया है कि अनुच्छेद 32 बनाया गया है कि आपके संवैधानिक उपचार दे रखे हैं कि यदि आपके ये अधिकार लागू नहीं होते हैं, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारे इन अधिकारों को क्या किया जाए, लागू किया जाए। आपसे ये पूछा गया है कि इनके कब निलंबित किया जा सकता है अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन ए दे रखा है आपात की स्थिति के दौरान, बी दे रखा है सेना के सदस्यों के संबंध में, सी दे रखा है जब सैनिक विधि लागू हो, और डी दे रखा है उपयुक्त सभी परिस्थिति में। दोस्तों जितनी भी उपयुक्त परिस्थिति दे रखी है तीनों, इनमें क्या किया जा सकता है, आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित किया जा सकता है। दोस्तों एक तो जब आपातकाल लागू होता है भारत में, तब क्या किया जा सकता है, आपके मूल अधिकारों को हनन किया जा सकता है। दूसरा आपके यहाँ पर दे रखा है सेना के सदस्य के संबंध, यदि किसी व्यक्ति या कोई व्यक्ति सेना में है, इंटेलिजेंस में है, सीबीआई वगैरह में, तो उनके कानूनी रूप से मतलब उनके सिक्रेसी के कारण या उनकी सिक्योरिटी या फिर देश की सिक्योरिटी के कारण क्या किया जा सकता है, उनके सेना के सदस्यों के मूल अधिकार का हनन किया जा सकता है। और जब सैनिक विधि लागू हो, मतलब भारत में क्या लग रहा हो, पूरे देश में क्या लग रहा हो, सैनिक शासन हो, ठीक है, जब पूरा मिलिट्री का शासन हो, तब भी क्या किया जा सकता है, आपके मूल अधिकारों को हनन किया जा सकता है या फिर उसे निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि विभिन्न प्रकार के समावेश जितनी भी आपके रीट होती है, जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन किन न्यायालयों को प्राप्त होता है। दोस्तों एक तो आपके सुप्रीम कोर्ट तो आपके ये रीट जारी कर सकता है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अलावा कौन कौन आपके रीट जारी कर सकते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है कि राज्यों के उच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं, बी दे रखा है क्या जिला न्यायालय जारी कर सकते हैं, सी दे रखा है क्या उपरोक्त जारी कर सकते हैं, और डी दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पहली बात तो ये, पहले तो कौन कर सकता है, आपके सुप्रीम कोर्ट तो कर ही सकता है। एक और कौन कर सकता है, ओके, राज्यों के जो उच्च न्यायालय होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, आपके रेट जारी कर सकते हैं। रेट वो वाली रेट नहीं, ये आपके रेट ये वाली होती है, ठीक है, ये आपके जारी कर सकते हैं। तो एक तो कौन कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है और आपके उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 32 के तहत करता है। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। यदि आपसे पूछे कि राज्यों के जो उच्च न्यायालय होते हैं वो कौन से अनुच्छेद के तहत आपके रेट जारी करते हैं, वो रेट जारी करते हैं आपके 226 के तहत, ठीक है। तो अनुच्छेद 226 के तहत आपके राज्य उच्च न्यायालय रेट जारी करते हैं, जबकि अनुच्छेद 32 के तहत जो रेट जारी करते हैं वो कौन करते हैं, वो आपके सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निरीक्षक तत्व कौन से, राज्य के नीति निरीक्षक तत्व जिन्हें हम क्या कहते हैं, डीपीएसपी भी कहते हैं, कि तत्वकरण जो तत्व है हमने कहाँ से ग्रहण की है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ने कहा जाता है। ये हमने कौन से देश के संविधान से क्या लिए हैं, उधार लिए हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है ब्रिटेन के संविधान से, बी दे रखा है आयरलैंड के संविधान से, सी दे रखा है पूर्व सोवियत संघ जिसे क्या कहा जाता था पहले, अभी वर्तमान में क्या कहा जाता है, रूस कहा जाता है, ठीक है, और डी दे रखा है आपके फ्रांस। तो दोस्तों हमने राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व मतलब आपके जो डीपीएसपी लिए वो कहाँ से लिए, वो हमने दोस्तों लिए हैं आपके आयरलैंड के संविधान से ली, मतलब ये क्या लिए, हमने आयरलैंड के संविधान से उदाहरण लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो डीपीएसपी का जो उल्लेख किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में आपके किया गया है, ठीक है, डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी ने क्या कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये किसके लिए जरूरी होती है, जो राज्य अगर कोई नियम या कानून बनाता है तो उसके लिए जरूरी होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है अनुच्छेद 33 से 46, बी दे रखा है अनुच्छेद 34 से 48, सी दे रखा है अनुच्छेद 36 से 51, और डी दे रखा है अनुच्छेद 34 से आपके 52। तो दोस्तों पहली बात तो ये कौन से भाग में आते हैं, कि ये भाग आपके 4 में आते हैं, ठीक है। कौन से भाग में आते हैं, तो भाग 4 में क्या दे रखे हैं, आपके डीपीएसपी दे रखे हैं, और कौन से कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद तक दे रखे हैं, तो ये आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, आपके डीपीएसपी दे रखे हैं। तो भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या दे रखे हैं, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं। और कौन से संविधान से लिए हमने, तो हमने आयरलैंड के संविधान से क्या लिए हैं, डीपीएसपी को लिया है। ओके, ये तीनों बातों आपको ध्यान रखनी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश किस में दिया गया है या किस में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए आपके दे रखा है 42वें संविधान संशोधन में, सी दे रखा है प्रस्तावना में, अब बी दे रखा है आपकी प्रस्तावना में, सी दे रखा है आपके नीति निर्देशक तत्वों में, और डी दे रखा है मूल अधिकारों में। तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा दी गई है वो आपके कौन से अनुच्छेद में दी गई है, तो वो आपके नीति निर्देशक तत्वों में दी गई है। किस में दी गई है, वो आपके नीति निर्देशक तत्वों में दी गई है। यदि आपसे पूछे कौन से अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है, कि राज्य कल्याणकारी राज्य बनाएगा, ठीक है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कौन से अनुच्छेद में दी गई है, वो आपके 38 में दी गई है, और 38 इसके अंतर्गत आता है, आपके नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डीपीएसपी भी कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दे रखा है। दोस्तों पहली बात तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, ये आपके डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क क्या मिलनी चाहिए, विधि सहायता मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा है कि अनुच्छेद 39 में, बी दे रखा है कि अनुच्छेद 39A में, सी दे रखा है अनुच्छेद 40 में और डी दे रखा है अनुच्छेद 44 में। तो दोस्तों अनुच्छेद 39A में क्या कह रखा है, आपके अनुच्छेद 39A में कह रखा है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता क्या मिलनी चाहिए, सबको फ्री में मिलनी चाहिए। ठीक है, और 39A कब जोड़ा गया है संविधान में आपके, तो ये भी आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपके जोड़ा गया। ठीक है, 1976 को। ओके, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या जोड़ा गया, आपकी समान न्याय निःशुल्क सहायता अनुच्छेद 39A के तहत। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। मतलब आपके 1976 में एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, उस समिति का आपको नाम बताना है कि ऐसी कौन सी समिति थी जिसने कहा था कि मूल कर्तव्य जोड़ने चाहिए संविधान में। ठीक है, तो ऐसी समिति का नाम क्या है, आपके उस समिति का नाम था दोस्तों आपके बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, कौन सी समिति, सॉरी आपके बलवंत राय मेहता नहीं थी, आपके कौन सी थी, ये वाली आपकी नहीं थी, आपके कौन सी थी, स्वर्ण सिंह समिति ने क्या कहा था, आपके स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि आपके क्या जोड़े जाने चाहिए, मूल कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़े गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। अब आपसे पूछा गया कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन ए दे रखा है अनुच्छेद 51A के तहत, बी दे रखा है अनुच्छेद 50A के तहत, सी दे रखा है अनुच्छेद 49A के तहत और डी दे रखा है अनुच्छेद 52A के तहत। दोस्तों आपके मौलिक कर्तव्य जो आते हैं वो किस कौन से अनुच्छेद के तहत आते हैं, तो 51A के तहत आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और कौन से भाग में आते हैं दोस्तों, इसके लिए एक भाग भी जोड़ा गया था, भाग 4 क। ठीक है, जैसे ए भी बोला जाता है, संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था भाग क, या भाग ए जोड़ा गया था 4K या 4A। ठीक है, और इसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, आपके 51A अनुच्छेद जोड़ा गया था, जिसमें आपके टोटल कितने मूल कर्तव्य आते हैं, टोटल आपके दोस्तों 11 मूल कर्तव्य आते हैं। जब आपके संविधान मतलब आप इस 1976 में जब जोड़े गए थे, तब आपके कितने जोड़े गए थे, तब आपके केवल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आपके एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया और 11वां मूल कर्तव्य इसमें जोड़ा गया। यदि आपसे पूछे कि मूल संविधान मतलब मूल संविधान में तो थे ही नहीं, बाद में जोड़े गए, तो जब 1976 का संविधान संशोधन हुआ था तब केवल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, और बाद में कितने जोड़े गए, एक और जोड़ा गया, और वर्तमान में आप कितने हैं, तो वर्तमान में आपके 11 मूल कर्तव्य थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि निम्न में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है। मतलब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा संसद का अभिन्न अंग नहीं है। संसद पे टोटल आपके कितने अंग भिन्न अंग है, टोटल आपके दोस्तों अभिन्न अंग 3 है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका अभिन्न अंग नहीं है। तो दोस्तों राष्ट्रपति है, बिल्कुल है, लोकसभा है, बिल्कुल है, राज्यसभा है, बिल्कुल है। तो दोस्तों आपके उपराष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अंग नहीं होता है। संसद के अंग कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों संसद के केवल 3 ही मेन अंग होते हैं। ठीक है, एक तो दोस्तों होते हैं आपके राष्ट्रपति, कौन होते हैं आपके राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, दूसरे कौन से होते हैं आपके, दूसरी होती है आपके लोकसभा और चौथी होती है आपके राज्यसभा। ये तीनों क्या होते हैं, आपके संसद के अभिन्न अंग होते हैं। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी कि राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। मतलब कुल मिलाकर आपसे ये पूछा गया है कि जो संसद का प्रावधान दे रखा है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दे रखा है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है अनुच्छेद 74 के तहत, बी दे रखा है अनुच्छेद 79 के तहत, सी दे रखा है अनुच्छेद 80 के तहत और डी दे रखा है अनुच्छेद 85 के तहत। तो दोस्तों संसद का जो प्रावधान दे रखा है वो अनुच्छेद 79 मतलब 79 आपके 80 79 के तहत दे रखा है। ठीक है, तो 79 में क्या आता है, आपके संसद का प्रावधान आता है। ठीक है, संसद का गठन 79 के तहत किया जाता है। इसके तहत दोस्तों 80 में क्या आता है, तो 80 में आती है आपके राज्यसभा आती है। अनुच्छेद 80 में क्या आती है, आपके राज्यसभा आती है और 81 में क्या आती है, आपके लोकसभा आती है। ठीक है, ध्यान रखना है, 79 में आपके संसद, 80 में आपके राज्यसभा और 81 में क्या आती है, आपकी लोकसभा आती है। ओके, ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दे रखा है कि संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है। मतलब दो अधिवेशन के बीच अधिकतम कितना समय हो सकता है और उसके बाद का समय आपके नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अधिकतम 6 माह हो सकता है। ठीक है, 6 माह से अधिक का समय नहीं हो सकता है और 6 माह के बीच में आपको क्या करवानी पड़ी, मीटिंग करवानी पड़ेगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के दो अधिवेशनों के बीच क्या होना चाहिए, 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 माह हो सकता है न्यूनतम, लेकिन 6 माह से अधिकतम का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, और साल में दोस्तों पूरे वर्ष में आपकी 2 मीटिंग आवश्यक है संसद की। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। जब लोकसभा प्लस आपके राज्यसभा की क्या होती है, संयुक्त बैठक होती है। वो संयुक्त बैठक कब हो सकती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है राष्ट्रपति जब बुलाए तब। बी दे रखा है आपके कि जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए। सी दे रखा है संसद का सत्र शुरू करने पर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, संसद का संयुक्त अधिवेशन तभी बुलाया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। मतलब कोई बिल पास करना है, उस बिल पास करने में दोनों सहमत नहीं है, ना राज्यसभा ढंग से रिस्पॉन्स कर रही है, ना आपके लोकसभा ढंग से रिस्पॉन्स कर रही है, उस समय क्या बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अब मैं आपको एक इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। बात यह है कि दोस्तों ये पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद के तहत आपके संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो दोस्तों अनुच्छेद 108 के तहत क्या बुलाई जाती है, आपके संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसको अच्छे से करेक्ट रूप से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है ये आपके यहाँ पर, ये प्रश्न बनता है कि कौन से अनुच्छेद के तहत आपकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो अनुच्छेद 108 के तहत आपकी क्या बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ दोस्तों, एक और ये भी पूछा जाता है कि जो संयुक्त बैठक होती है, ठीक है, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो आपके लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, या आपके लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही क्या करता है, आपके संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो ये तीनों बात आपको ध्यान रखनी है। संयुक्त बैठक कौन से अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है, 108 के तहत बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता आपके लोकसभा स्पीकर करता है। संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तो बुलाता कौन है, आपके राष्ट्रपति बुलाते। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक हो जाना आवश्यक होता है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो दोस्तों कम से कम एक वर्ष में कितनी बैठक हो जानी चाहिए, तो 2 बैठक तो ही जानी चाहिए, 2 बार तो बैठक होनी ही चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संविधि कार्यपालिका की शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है। संविधान तो होता है यहाँ पर तंत्र, इसकी जो शक्ति निहित होती है वो किसके अंतर्गत निहित होती। ए आपके दे रखा है प्रधानमंत्री में, ए आपके दे रखा है राष्ट्रपति में, सी आपके दे रखा है मंत्रिपरिषद में, और डी दे रखा है संसद में। तो दोस्तों संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है, वो आपके राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, और संघ की कार्यपालिका अध्यक्ष भी कौन होता है, वो आपके दोस्तों राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। मतलब यदि किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसकी न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा है 21 वर्ष, बी दे रखा है 25 वर्ष, सी दे रखा है 30 वर्ष, और डी दे रखा है 35 वर्ष। तो दोस्तों आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। एक बात और ध्यान रखना, राज्यपाल के भी लिए भी कितनी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, आपके 35 वर्ष होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए सेम आयु होनी चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की आवश्यक संख्या कितनी होनी चाहिए। मतलब यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसके पास न्यूनतम कितने प्रस्तावक होने चाहिए और कितने न्यूनतम अनुमोदक होने चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा है 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक, बी दे रखा है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, सी दे रखा है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, और डी दे रखा है 100 प्रस्तावक और आपके 100 अनुमोदक। तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना है तो उसके पास 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। मतलब यदि किसी अपने भारत के राष्ट्रपति को हटाना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया फॉलो की जाती है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है कि संसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके आपके भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। बी दे रखा है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव आ जाए तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।
सी दे रखा है कि सर्वोच्च न्यायालय का अगर निर्देश आ जाए तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और डी दे रखा है संसद द्वारा महाभियोग लगाया जाए तो क्या होता है जिसका राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है ना। तो दोस्तों अनुच्छेद आपके 61, कौन सा अनुच्छेद, एक अनुच्छेद आता है आपके 63, ठीक है, उस अनुच्छेद के तहत क्या लगाया जाता है आपके महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो संसद के द्वारा एक महाभियोग लगाया जाता है, वो महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, 61 के तहत लगाया जाता है। उसके बाद क्या माना जाता है, आपके राष्ट्रपति को हटा हुआ माना जाता है। और ये महाभियोग कौन लगाता है, संसद बनाती है, लोकसभा में प्रस्ताव पारित होता है, राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है, और इसके द्वारा क्या माना जाता है, फिर आपके महाभियोग लगाया जाता है और फिर राष्ट्रपति को हटा हुआ माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। मतलब आपके जो राष्ट्रपति होते हैं, पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ये शपथ कौन से अनुच्छेद के तहत दिलाते हैं, तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है अनुच्छेद 52 के तहत, बी दे रखा अनुच्छेद 60 के तहत, सी दे रखा अनुच्छेद 66 के तहत और डी दे रखा अनुच्छेद 70 के तहत। तो दोस्तों आपके जो मतलब राष्ट्रपति को आपकी शपथ दिलाई जाती है वो अनुच्छेद 66 के तहत दिलवाई जाती है। ठीक है, सॉरी आपके 66 नहीं है, आपके अनुच्छेद 60 के तहत। ओके, सही कर लेना इसको। आपके अनुच्छेद 60 के तहत क्या दिलाई जाती है, आपके शपथ दिलाई जाती है आपके राष्ट्रपति को। कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। इनमें से आपको 4 दे रखे हैं, इनमें से दोस्तों 3 तो आपके वो थे, तो आपके उपराष्ट्रपति बने और फिर बाद में क्या बने, राष्ट्रपति बने। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से एक नहीं थे जो आपके बाद में राष्ट्रपति तो बने लेकिन वो पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। ऑप्शन ए दे रखा है डॉक्टर राधाकृष्णन, तो दोस्तों बिल्कुल ये पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में क्या बने, राष्ट्रपति बने। डी आपके दे रखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो ये भी आपके पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में क्या बने, आपके राष्ट्रपति बने। सी आपके दे रखा है वीवी गिरी, ये भी आपके पहले क्या थे, ये पहले आपके उपराष्ट्रपति थे, बाद में क्या बने, राष्ट्रपति बने। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह जो है दोस्तों वो पहले आपके उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये क्या बने, डायरेक्ट क्या बने, राष्ट्रपति बने। और इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों पटवार में जरूर पूछे जाते हैं, 101% आपके इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते। ठीक है, तो अच्छे से इनको पढ़ना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं। भारत में सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी दे रखा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी दे रखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी दे रखा है वीवी गिरी। तो दोस्तों सबसे लंबे समय तक जो आपके भारत के राष्ट्रपति रहे हैं वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। ठीक है, कौन रहे हैं, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके दे रखा है उपराष्ट्रपति, मतलब उपराष्ट्रपति के बारे में बताना है कि उपराष्ट्रपति के बारे में क्या है यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए दे रखा है उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, बी दे रखा है राज्यसभा का सदस्य होता है, सी दे रखा है किसी भी सदन का सदस्य होता है और डी दे रखा है सांसद का सदस्य नहीं होता रे। दोस्तों डी वाला ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो आपके सांसद या संसद का भी सदस्य नहीं होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों वो आपके राज्यसभा होते हैं। वो राज्यसभा की जो सभापति होते हैं उसके क्या होते हैं, आपके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, मतलब आपके राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, आपके सभापति होते हैं और वो सभापति कौन होते हैं, वो आपके उपराष्ट्रपति ही होते हैं। ये बात ध्यान रखना आपको कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है वो आपके राज्यसभा का क्या बन जाता है, पदेन सभापति बन जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि राज्यसभा की बैठकों को सभापतित्व कौन करता है। मैंने आपको भी बताया कि राज्यसभा की जो बैठक होती है उसके सभापति कौन होते हैं, तो आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए दे रखा है राष्ट्रपति द्वारा, बी दे रखा है उपराष्ट्रपति द्वारा, सी दे रखा है प्रधानमंत्री के द्वारा और डी दे रखा है स्पीकर के द्वारा। दोस्तों राज्यसभा की बैठकों की जो सभापतित्व होता है, अध्यक्ष होता है, वो पूर्ण होता है वो आपके उपराष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, आपको बताना है कि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे। ऑप्शन ए दे रखा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी दे रखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी दे रखा है गोपाल स्वरूप पाठक और डी दे रखा है जेबी कृपलानी। दोस्तों भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अब आपको मुझे क्वेश्चन का आंसर बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है।
ये दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं, पूछा जा सकता है, इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और कई बार हमें क्या होते हैं, इजी क्वेश्चन भी याद नहीं होते। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको 250, बी दे रखा है 275, सी दे रखा है 300 और डी दे रखा है 500। तो दोस्तों राज्यसभा की जो अधिकतम सीटें हो सकती है वो कितनी हो सकती है, वो आपके 250 हो सकती है, ठीक है। राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति द्वारा आपके राज्यसभा में कुछ सदस्य क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है 2 सदस्य, बी दे रखा है 12 सदस्य, सी दे रखा है 15 सदस्य और डी दे रखा है 20 सदस्य। तो टोटल दोस्तों आपके राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, वो आपके 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, आपके 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये किससे संबंधित होते हैं, ये आपके साहित्य से संबंधित हो सकते हैं ये सदस्य, ये आपके मनोरंजन से हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके खेल से संबंधित हो सकते हैं। इन सदस्यों को क्या किया जाता है, राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उस व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा है 21 वर्ष होनी चाहिए, बी दे रखा है 25 वर्ष, सी दे रखा है 30 वर्ष और डी दे रखा है 35 वर्ष। दोस्तों राज्यसभा का यदि किसी को सदस्य बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, सदस्य तो बनना है तो कितने वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए दे रखा है 3 वर्ष, बी दे रखा है 4 वर्ष, सी दे रखा है 5 वर्ष और डी दे रखा है आपके 6 वर्ष। तो दोस्तों कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। अब ये कार्यकाल 6 वर्ष क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है दोस्तों, आपके स्थायी सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है, स्थायी सदन होता है। और इसे और क्या कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है, उच्च सदन होता है, स्थायी सदन होता है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। इसमें 6 वर्ष के लिए सदस्य होते हैं और हर 2 वर्ष में क्या होते हैं, 2 वर्ष में आपके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, इससे सेवानिवृत्त हो जाते हैं और फिर 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके हर 2 वर्ष में इसमें चुनाव होते हैं और आपके 6 वर्ष तक क्या होता है, सदस्यों का कार्यकाल होता है। ओके, ये क्या होता है, एक स्थायी सदन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्थायी और साथ में क्या होता है, उच्च सदन भी इसे कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके दे रखा है कि राज्यसभा का सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है। अब मान लेते हैं कि लोकसभा से कोई विधेयक कहाँ पर आया, आपके राज्यसभा में आया, ठीक है। उस विधेयक को आपके जो राज्यसभा होती है वो कितने दिन तक रोक सकती है, आपके 6 माह तक रोक सकती है। ठीक है, कितने माह तक रोक सकती है, आपके 6 माह तक रोक सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा वो नहीं रोक सकती। अगला प्रश्न आपके दे रखा है दोस्तों, एक बात और, यदि आपके धन विधेयक आता है, ठीक है, अगर यदि आपसे पूछे कि धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक को कितने टाइम तक रोक सकती है, तो धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है राज्यसभा। ठीक है, धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। ये लेकिन सामान्य विधेयक हो उसको कितने दिन तक रोक सकती है, उसको 6 माह तक रोक सकती है। ये धन विधेयक वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, तो दोस्तों लोकसभा का जो स्पीकर होता है, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष, या इसे और क्या कहा जाता है, इसे स्पीकर भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो स्पीकर होता है ये डिसाइड करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है। मतलब जनता जिसमें डायरेक्ट चुनती है ऐसा सदन कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है राज्यसभा, बी दे रखा है लोकसभा, सी दे रखा है उपयुक्त दोनों और डी दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों लोकसभा जो होती है उसमें क्या होते हैं, डायरेक्ट हम चुनाव करते हैं, मतलब डायरेक्ट हम क्या डालने जाते हैं, वोट डालने जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वोट डालने जाते हैं, हम क्या चुनते हैं, प्रत्यक्ष चुनते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, लोकसभा में जो सदस्य बैठते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, उन्हें सांसद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सांसद कहा जाता है। वही हम क्या चुनते हैं, डायरेक्टली चुनते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और हर 5 वर्ष में क्या हो जाती है, आपके ये भंग हो जाती है और नए सिरे से क्या होते हैं, वापस चुनाव होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है।
ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? मैंने पहले भी आपको बताया है कि अनुच्छेद 81 में क्या दे रखा है, आपके लोकसभा के गठन का संबंधित प्रावधान दे रखा है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा की कितनी होती है? राज्यसभा की होती है 250। अब आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए दे रखा है आपके 543, बी दे रखा है 545, सी दे रखा है 547 और डी दे रखा है 552। दोस्तों अधिकतम संख्या जो सकती है वो आपके 552 हो सकती है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? यदि राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। सॉरी, इसमें कितनी होनी चाहिए आपके? 30 होनी चाहिए। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए दे रखा है 21 वर्ष, बी दे रखा है 25 वर्ष, सी दे रखा है 30 वर्ष और डी दे रखा है आपके 35 वर्ष। तो दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो आपको 25 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 25 वर्ष में क्या बन सकते हैं आप? लोकसभा के सांसद बन सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? इसका मतलब है दोस्तों कि जब लोकसभा आपके क्या कर रही है, जो लोकसभा मीटिंग कर रही है, तो उस लोकसभा की मीटिंग करने के लिए कम से कम कितने सदस्य चाहिए होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसे कोरम कहा जाता है या इसे गणपूर्ति भी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपके दे रखा है कि कुल सदस्यों का 1/3 भाग होना चाहिए, बी दे रखा है कुल सदस्यों का 1/4 भाग होना चाहिए, सी दे रखा है कुल सदस्यों का 1/6 भाग होना चाहिए और डी दे रखा है कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना चाहिए। मतलब जितने भी उसका 10% या फिर 30% या फिर 40%, 30% कितना होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब गणपूर्ति या कोरम पूरा करने के लिए कितनी संख्या चाहिए होती है? इसे 10% या आप 1/10 भी इसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? या तो आप इसे 1/10 लिख सकते हैं या फिर आप इसे 10% भी लिख सकते हैं। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है या फिर ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लोकसभा में गणपूर्ति कितनी होती है? लोकसभा में गणपूर्ति 1/10 या फिर 10% होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? सत्र का मतलब होता है दोस्तों मीटिंग। सत्र का मतलब क्या होता है? मीटिंग। ठीक है, ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाने चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा है वर्ष में 1 बार, बी दे रखा है वर्ष में 2 बार, सी दे रखा है वर्ष में 3 बार और डी दे रखा है वर्ष में 4 बार। तो दोस्तों कम से कम वर्ष में 2 बार क्या होनी चाहिए? 2 बार आपके वर्ष में सत्र बुलाए जाने चाहिए। ठीक है, तो वर्ष में कम से कम 2 बार तो मीटिंग होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके दे रखा है कि अस्थायी लोकसभा प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है? दोस्तों जब क्या होती है पुरानी लोकसभा, ठीक है, जब पुरानी लोकसभा और नई लोकसभा, ठीक है, नई लोकसभा बनती है तो उसके बीच में क्या होता है? कुछ खाली स्थान हो जाता है। पुराना लोकसभा अध्यक्ष क्या हो जाता है? अपने चला जाता है, नया लोकसभा अध्यक्ष आता है। तो नया लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है उससे पहले। ठीक है, उससे पहले क्या बनाया जाता है? एक अस्थायी क्या बनाया जाता है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? उसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। और इस प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए दे रखा है राष्ट्रपति, बी दे रखा है उपराष्ट्रपति, सी दे रखा है निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष मतलब अभी जो बनाया नया वो, या फिर डी दे रखा है निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों पहली बात तो ये हो कि नया आपके लोकसभा अध्यक्ष तो बना ही नहीं है, तो वो तो नियुक्त कर ही नहीं सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा मतलब आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ये एक प्रकार का क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष होता है। अब जैसे ही अस्थायी अध्यक्ष जो होता है वो सभी सदस्य को शपथ वगैरह दिलवा देगा और जब नई लोकसभा के नए अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे तो फिर क्या होता है दोस्तों? ये अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है वो अपने आप ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और ये एक सामान्य सदस्य की तरह लोकसभा में कार्य करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके दे रखा है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? दोस्तों पहली बात तो अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के नेता द्वारा लाया जाता है। मतलब विपक्ष के नेता या विपक्षी दल जो होता है वो क्या लाता है? अविश्वास प्रस्ताव लाता है। किसके खिलाफ लाता है? जो सत्ता पक्ष में लोग होते हैं या फिर आप इसे बोल सकते हैं मंत्रिपरिषद जो होती है, ये उनके खिलाफ लाया जाता है।
ठीक है, मतलब क्या होता है इसमें ये कहा जाता है कि अब विश्वास नहीं है, मतलब किसको विश्वास नहीं है, दूसरे लोगों को विश्वास नहीं है, जो मंत्री है या फिर प्रधानमंत्री है, उन पर विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि उनके बहुमत अब नहीं रहा है, इसलिए क्या है, विश्वास नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाएगा? तो दोस्तों चुनकर किससे भेजा जाता है? सांसद को लोकसभा में भेजा जाता है। तो नॉर्मली अविश्वास प्रस्ताव भी कहाँ पर आता है? लोकसभा में आता है। ठीक है दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना, जब अविश्वास प्रस्ताव जो होता है, जब ये जो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर क्या देना पड़ता है? मंत्रिपरिषद जो होती है आपके, उस मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। और जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा देता है, इसका मतलब आपके प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है, और उस समय क्या होता है? सरकार गिर जाती है। ठीक है, उस समय आपकी जो सरकार होती है वो क्या हो जाती है? गिर जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारे पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, इनकी नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए दे रखा है राष्ट्रपति द्वारा, बी दे रखा है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, सी दे रखा है राज्यसभा के सभापति के द्वारा, और डी दे रखा है उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रपति करता है। ये किस अनुच्छेद के तहत करता है? ये इसका जो वर्णन दे रखा है वो कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? ऑप्शन ए दे रखा है अनुच्छेद 61, बी दे रखा है अनुच्छेद 70, सी दे रखा है अनुच्छेद 75, और डी दे रखा है अनुच्छेद 85। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके अनुच्छेद 75 हो जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 75 के तहत क्या की जाती है? आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, जो किसके द्वारा की जाती है? जो कि आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि हमारी जो वीडियो है ये किस किस के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि आपको कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। ठीक है, तो इससे मुझे भी पता चलेगा कि हमारा जो क्लासेस है, ये जो वीडियो है, ये कहाँ कहाँ के बच्चे हमारे देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से डिस्ट्रिक्ट के लोग देख रहे हैं। इससे एक क्या पता चलेगा? एक स्टेटिक्स पता चल जाएगा कि हमारा वीडियो से वो कहाँ तक देखा जा रहा है। ठीक है, और मैं भी अपना डिस्ट्रिक्ट बताऊंगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। पहले आप अपना डिस्ट्रिक्ट बताइए कमेंट में, उसके बाद मैं कमेंट में पिन करके बताऊंगा कि मैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है अपना डिस्ट्रिक्ट। ओके तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री के भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को पीएम बनना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना है, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए दे रखा है 25 वर्ष, बी दे रखा है 30 वर्ष, सी दे रखा है 35 वर्ष, और डी दे रखा है 40 वर्ष। तो दोस्तों न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों ये न्यूनतम आयु किसकी? नॉर्मली लोकसभा की भी है। यदि कोई सदस्य लोकसभा का सदस्य है तो वो क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है। और न्यूनतम आयु क्या चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। लेकिन यदि वो राज्यसभा का सदस्य है आपके प्रधानमंत्री, उसकी न्यूनतम कितनी चाहिए? फिर 30 वर्ष चाहिए होती है। लेकिन यदि हमसे नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो नॉर्मली आपकी कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और ज्यादातर जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं वो कहाँ के सदस्य होते हैं? वो आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित या निम्नांकित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पद च्युति की विवेचित करता है? मतलब मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी करता है और मंत्रिपरिषद को हटाने का कार्य भी करता है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है आपके अनुच्छेद 70, बी दे रखा है अनुच्छेद 72, सी दे रखा है अनुच्छेद 74, और डी दे रखा है अनुच्छेद 75। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके अनुच्छेद 74। तो आपके दोस्तों अनुच्छेद 74 के तहत क्या की जाती है? आपके मंत्रिपरिषद जो होती है उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? आपके राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जिसका प्रमुख कौन होता है? उसका जो प्रमुख होता है वो आपके कौन होते हैं? उसके प्रमुख आपके पीएम होते हैं। ठीक है, और उसको हटाने का प्रावधान भी किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 74 में दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके दे रखा है कि संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इस क्वेश्चन को दोस्तों आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है, मतलब आपसे पूछा गया है कि जो मंत्रिपरिषद होती है आपके केंद्र की, उस मंत्रिपरिषद में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है राज्यसभा की कुल सदस्य का 15%। ठीक है, बी दे रखा है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, सी दे रखा है सदस्य की कुल सदस्य संख्या का 15%, और डी दे रखा है कि कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो दोस्तों ये आपके कितना हो सकता है? ये आपके हो सकता है लोकसभा की कुल संख्या का 15% ही क्या हो सकता है? आपके आपके संघीय मंत्रिपरिषद का आकार हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों 15% में कौन कौन आता है? साथ में आपके पीएम भी शामिल होता है। ठीक है, पीएम प्लस मंत्री परिषद। ओके,
तो पीएम प्लस मंत्रिपरिषद किस में आते हैं? आपके 15% में शामिल होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो लोकसभा की 15% हो सकती है, जिसमें आपके प्रधानमंत्री भी शामिल होता है इस 15% के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि जो व्यक्ति सांसद नहीं है, मतलब वर्तमान में सांसद नहीं है, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए दे रखा है कि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बी दे रखा है हाँ किया जा सकता है। सी आपसे कह रखा है कि हाँ यदि संसद उस व्यक्ति का अनुमोदन कर दे तो किया जा सकता है। और डी दे रखा है कि हाँ पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति को मंत्री बनना है तो मंत्री बनने के बाद उसे 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना होगा? 6 महीने के अंदर अंदर उसे संसद का सदस्य बनना होगा। या तो लोकसभा का भी बन सकता है या फिर राज्यसभा का भी बन सकता है, दोनों में से किसी का भी एक का बन सकता है। यदि वो दोनों में से एक का किसी का सदस्य 6 महीने में बन जाता है तो वो सांसद बना रहेगा, मतलब वो आपके मंत्री बना रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके दे रखा है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? जो आपकी प्राक्कलन समिति बनाई जाती है उस प्राक्कलन समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसमें जो सदस्य होते हैं वो आपके टोटल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? आपके 22 सदस्य होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सी आपके स्थायी समिति है। मतलब जो बार बार बनाई नहीं जाती है वो क्या रहती है? स्थायी रहती है। ओके, ऑप्शन ए दे रखा है प्राक्कलन समिति, बी दे रखा है लोकलेखा समिति, सी दे रखा है नियम समिति और डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपकी ये जितनी भी समितियां दे रखी है, आपके चाहे वो प्राक्कलन समिति हो, चाहे आपके लोकलेखा समिति हो या फिर चाहे आपकी नियम समिति हो, चारों ही समिति, तीनों ही समिति क्या दे रखी है आपकी? ये तीनों ही समिति आपके स्थायी समितियां दे रखी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके दे रखा है कि लोकलेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकलेखा जो समिति होती है उस लोकलेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है 20, बी दे रखा है 22, ठीक है, सी दे रखा है 28 और डी दे रखा है आपके 30। तो दोस्तों लोकलेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकलेखा समिति में जो दोस्तों सदस्य होते हैं वो आपके टोटल 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? लोकलेखा समिति में आपके टोटल 30 सदस्य होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके दे रखे हैं, सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लोक लेखा समिति में आपके कितने 30 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? मतलब जो भारतीय संविधान हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी व्याख्या कौन कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है लोकसभा अध्यक्ष कर सकते हैं, बी दे रखा है भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं, सी दे रखा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कर सकते हैं या डी दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों आपके भारतीय संविधान की व्याख्या एकमात्र जो संस्था कर सकती है वो कौन कर सकती है? आपके सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हम जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट आपकी क्या कर सकता है? आपके संविधान की व्याख्या कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? मतलब सुप्रीम कोर्ट में यदि आपके जो जज होते हैं, अगर उन जज की क्या करनी है, अगर यदि उन जज की वृद्धि करनी है तो जज की वृद्धि करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए दे रखा है प्रधानमंत्री, बी दे रखा है राष्ट्रपति, सी दे रखा है संसद और डी दे रखा है विधि मंत्रालय। तो यदि दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वृद्धि करनी होती है तो ऐसा प्रस्ताव लाना पड़ता है संसद में, संसद उसे पास करती है, उसके बाद ही क्या की जा सकती है? आपके आपके उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? मतलब यदि कोई व्यक्ति जज, मतलब या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है और यदि वह न्यायाधीश बन चुका है तो कितने समय तक न्यायाधीश रह सकता है? ऑप्शन ए दे रखा है 65 वर्ष तक, ठीक है, बी दे रखा है आपके 60 वर्ष तक, सी आपके दे रखा है 62 वर्ष तक और डी दे रखा है 58 वर्ष तक। तो दोस्तों नॉर्मली यदि कोई जज बनता है सुप्रीम कोर्ट का तो वो 65 वर्ष तक क्या रह सकता है? आपके सुप्रीम कोर्ट का जज रह सकता है। ठीक है, यदि आपसे उच्च न्यायालय का पूछे तो उच्च न्यायालय का कितने वर्ष तक रह सकता है? 62 वर्ष की एज तक क्या रह सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट का जज रह सकता है। ये आपके उच्च न्यायालय के लिए होता है। उच्च न्यायालय मतलब आपके हाई कोर्ट, और ये इसके लिए आपके सुप्रीम कोर्ट के। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, मतलब वो अपना परामर्श किसको देती है?
उच्चतम न्यायालय जो परामर्श देती है वो किसको देती है? राष्ट्रपति को देती है। मतलब राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है, किससे मांग सकता है? आपके उच्चतम न्यायालय से मांग सकता है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि कौन से अनुच्छेद के तहत मांगता है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है अनुच्छेद 124 के तहत, बी दे रखा है अनुच्छेद 137 के तहत, सी दे रखा है अनुच्छेद 143 के तहत, और डी दे रखा है अनुच्छेद 145 के तहत। तो दोस्तों इसका जो आर्टिकल हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा, वो आपके 143 हो जाएगा, 143 हो जाएगा। अच्छा 143, अच्छा सब समझ में आ रहा है मुझे आप क्या सोचना है। ठीक है, तो 143 हो जाएगा। अब दोस्तों ये उच्चतम न्यायालय आपके सलाह किसको देता है? वो आप राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अब क्या राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है? तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी तो दी है, ठीक है, दे रहा है, वो अपनी इच्छा है, मैंने मांगी है, दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। वो चाहेगा तो मानेगा, वो चाहेगा तो नहीं माना। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था कि यह मानने के लिए बाध्य है, तो बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो माने और राष्ट्रपति चाहे तो नहीं माने, क्योंकि वो राष्ट्रपति है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लग रही है? अगर दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या क्लास जो है वो कैसी लग रही है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि और भी क्लासेस आने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है कि न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार किसके पास होता है? न्यायिक पुनर्वलोकन का मतलब होता है कि जब किसी कोर्ट ने न्याय कर दिया, ठीक है, उस न्याय को वापस क्या करना? रिव्यू करना। ठीक है, जो न्याय किया है उसी का क्या करना? रिव्यू करना, मतलब वापस से उसे क्या करना? पुनर्वलोकन करने का अधिकार। ठीक है, ये किसके पास होता है? ऑप्शन ए दे रखा है उच्च न्यायालय के पास, बी दे रखा है उच्चतम न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, सी दे रखा है राष्ट्रपति के पास, और डी दे रखा है लोकसभा के पास। तो दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार होता है वो आपके उच्चतम न्यायालय के पास होता है। उच्चतम न्यायालय आपके सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? न्यायिक पुनरावलोकन, ऐसे इंग्लिश में कहा जाता है जुडिशियल, इसे कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, इंग्लिश में पूछ ले शायद हिंदी का बोल के कि जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किसके पास होता है? तो वो आपकी उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ओके, क्वेश्चन आपके दे रखा है कि निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रीड या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है? मतलब इसका मतलब होता है कि यदि कोई प्राधिकारी कहीं आ जाता है तो उसे कहा जाता है, यहाँ पर एक रीट जारी की जाती है, वो रीट कौन सी जारी की जाती है? ऑप्शन ए दे रखा है परमादेश, बी दे रखा है उत्प्रेषण, सी दे रखा है अधिकार परीक्षा रीट, और डी दे रखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट। तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति किसी एक पद पर दो व्यक्ति आ जाते हैं तो उसे अधिकार परीक्षा की रीट जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा की मतलब होता है आप यहाँ, ठीक है, आप यहाँ किस अधिकार से हैं? ठीक है, आप यहाँ किस अधिकार से हैं, ये रेट जारी की जाती है, उस व्यक्ति को जारी की जाती है। जो दो व्यक्ति क्या होते हैं, यदि एक ही सीट पर आ जाते हैं तो फिर दूसरे व्यक्ति को जारी की जाती है कि आप यहाँ किस अधिकार से हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अधिकार परीक्षा कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, क्या पूछा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय बना था सुप्रीम कोर्ट पहली बार, उस पहले सुप्रीम कोर्ट में आपके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, वो कौन थे? ऑप्शन ए दे रखा है हीरालाल जे कानिया, बी दे रखा है के एन वांचू, सी दे रखा है एस एस सिकरी, और डी दे रखा है वाई वी चंद्रचूड़। तो दोस्तों भारत का जो प्रथम कुछ सुप्रीम कोर्ट बना था, उस प्रथम सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में आपके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो आपके थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे आपके? हीरालाल जे कानिया क्या थे? क्या थे? आपके प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI कहा जाता है नहीं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, क्या दे रखा है? इंटर स्टेट काउंसिल, इसे क्या कहा जाता है? अंतरराज्यीय परिषद भी कहा जाता है, का जो गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अंतरराज्यीय परिषद क्यों गठित की जाती है? दो राज्यों के विवाद को सुलझाने के लिए किसका गठन किया जाता है? अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है अनुच्छेद 253 के तहत, बी दे रखा है अनुच्छेद 280 के तहत, सी दे रखा है अनुच्छेद 263 के तहत, और डी दे रखा है ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। दोस्तों इसका जो गठन किया जाता है वो आपके अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? अब अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी होती है? एक तो आपकी होती है IAS, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। दूसरी होती है आपके
आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, ये भी आपकी अखिल भारतीय सेवा में आती है। और तीसरी होती है आपके आईएफएस। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर आईएफ का मतलब यहाँ पे फॉरेन नहीं होता है दोस्तों। एफ का मतलब, एफ का जो मतलब होता है वो होता है आपके, क्या होता है, एफ का मतलब जो होता है वो होता है आपके फॉरेस्ट। ठीक है, एफ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, वो आपके फॉरेस्ट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ एफ का मतलब क्या है, फॉरेस्ट है, फॉरेन नहीं। ठीक है, तो टोटल अखिल भारतीय सेवाएं कितनी है, टोटल आपकी 3 क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना है तो वो किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है राष्ट्रपति द्वारा, बी दे रखा है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, सी दे रखा है 2/3 के बहुमत से राज्यसभा द्वारा, और डी दे रखा है 2/3 के बहुमत से लोकसभा के द्वारा। दोस्तों नई अखिल भारतीय जो सेवा सृजित की जा सकती है वो आपके 2/3 के बहुमत से, यदि राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे। ठीक है, यदि ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे तो फिर क्या कर सकते हैं, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम क्या बोलते हैं, यूपीएससी भी कहते हैं। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, ऑप्शन ए दे रखा है अनुच्छेद 312, बी दे रखा है अनुच्छेद 315, सी दे रखा है अनुच्छेद 324 और डी दे रखा है अनुच्छेद 348। तो दोस्तों आपके यूपीएससी का जो गठन किया जाता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है, वो आपके अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि कितनी होती है। जब कोई व्यक्ति यूपीएससी का सदस्य या अध्यक्ष बनता है तो उसकी सदस्यों की पद अवधि वो कितने समय तक रहता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है कि आपके 5 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूर्ण हो, बी दे रखा है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, सी दे रखा है 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, और डी दे रखा है 4 वर्ष पूर्ण हो जाए या फिर आपके 62 वर्ष की एज तक। तो दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की जो आपके एज और आपके अधिकतम जो आयु होती है वो कितनी होती है, वो आपकी होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की जो भी पहले हो। मतलब या तो वो 6 वर्ष की आयु तो क्या रह सकता है, 6 वर्ष तक की आयु तक आपके पद पर रह सकता है, या उसकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो उसके पद को फिर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। मतलब भारत के संविधान के अंतर्गत टोटल कितने आपातकाल बताए गए हैं। दोस्तों टोटल कोई आपातकाल बताए गए हैं और टोटल 3 आपातकाल बताए गए हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और टोटल कितने आपातकाल है, 3 आपातकाल है। पहला तो दोस्तों आपके राष्ट्रीय आपातकाल है, पहला कौन सा है, राष्ट्रीय आपातकाल है। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन रहता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, राष्ट्रपति शासन। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों, तीसरा जो होता है वो आता है आपके वित्तीय आपातकाल होता है। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है आपके वित्तीय आपातकाल होता है। तो टोटल जितने आपातकाल होते हैं 3 प्रकार के आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो 352 होता है। आपके राष्ट्रपति शासन जो होता है वो 356 होता है। ठीक है, 356 होता है। और आपके जो वित्तीय आपातकाल होता है वो कब होता है, वो आपके 360 का होता है। ठीक है, तो 352, 356 और आपके 360। ठीक है, तो टोटल 3 तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है वो किसके तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन किसके अंतर्गत लगाया जाता है, 356 के तहत लगाया जाता है। और आपके वित्तीय आपातकाल जो लगाया जाता है वो 360 के तहत लगाया जाता है। हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा वो आपके अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था। तो प्रथम बार भारत में जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तो वो कौन से राज्य के अंतर्गत लागू किया गया था। ऑप्शन ए दे रखा है पश्चिम बंगाल में, बी दे रखा है केरल में, सी दे रखा है मैसूर में और डी दे रखा है पंजाब में। दोस्तों पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो आपके पंजाब में लगाया गया था। कहाँ पर लगाया गया था, वो आपके पंजाब में लगाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है। मतलब भारत में जो वित्तीय आपातकाल लगाया गया है वो अभी तक कितनी बार लगाया गया है। तो दोस्तों भारत में वित्तीय काल एक भी बार नहीं लगाया गया है। अभी तक भारत में एक भी बार क्या नहीं लगाया गया है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल तो आपका लग चुका है, 1975 में भी लगाया गया था राष्ट्रीय आपातकाल। आपके 1962 में जब भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था तब भी क्या लगाया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और राष्ट्रपति शासन तो नॉर्मली लगता रहता है। अभी आपके सिक्किम राज्य में भी थोड़े दिन पहले क्या लगाया गया था, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। लेकिन वित्तीय आपातकाल जो है वो एक बार आपके नहीं लगाया गया है।
1991 में ऐसी स्थिति आई थी कि वित्तीय आपातकाल आपके लगेगा, लेकिन जब मनमोहन सिंह थे उस समय तो मनमोहन सिंह ने इसको नहीं लगने दिया और देश में क्या चलाया, एलपीजी चलाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपके ग्लोबलाइजेशन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। दोस्तों पहले मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि संविधान संशोधन का हमने प्रावधान कहाँ से लिया है, तो वो हमने अफ्रीका से लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि कौन से भाग में आता है तथा कौन से अनुच्छेद में आता है। ऑप्शन ए दे रखा है अनुबंध क्रमांक का मतलब दोस्तों आपके अनुच्छेद ही। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है भाग 1 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, बी दे रखा है भाग 8 और अनुक्रमांक या अनुच्छेद 239 के तहत, सी दे रखा है भाग 16 और अनुक्रमांक 336 के तहत, और डी दे रखा है आपके कि भाग 10 मतलब भाग 20 या फिर आपके अनुच्छेद या अनुक्रमांक 368 के तहत। तो दोस्तों आपके संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो आपके अनुच्छेद 368 और भाग 20 में इसका प्रावधान दे रखा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। मतलब पंचायती राज जो है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट नहीं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है आपके, वो जो है वो कौन से आपके भाग में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा है भाग 6 में, बी दे रखा है भाग 7 में, सी दे रखा है भाग 8 में और डी दे रखा है भाग 9 में। दोस्तों ये जो दे रखा है ये आपके भाग में हमें दे रखा है कौन सा, आपके पंचायती राज से संबंधित प्रावधान। और दोस्तों इसके लिए हमने एक संविधान संशोधन किया, 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसके तहत हमने कौन सी अनुसूची जोड़ी, हमने 11वीं अनुसूची जोड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। पहली बात तो ये जो आपके अनुच्छेद आता है किसके अंतर्गत आता है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आपको अनुच्छेद बताना है कि वो कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है अनुच्छेद 40, बी दे रखा है अनुच्छेद 46, सी दे रखा है अनुच्छेद 48 और डी दे रखा है अनुच्छेद 51। तो आपको ये जो अनुच्छेद आता है वो आपके अनुच्छेद 40 आता है। तो अनुच्छेद 40 में क्या रखा है कि ग्राम पंचायतों का क्या किया जाए, गठन किया जाए, जो कि किसके अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है कि राज्य क्या करेगा, गाँव में क्या बनाएगा, ग्राम पंचायत को बनाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किसने कहा था, ये किसकी अवधारणा थी, या किसके विचार थे अनुच्छेद 40 के। ये जो विचार जी दोस्तों गांधी जी के थे। ठीक है, गांधी जी ने हमेशा ही कहा था कि गाँव को क्या मिलना चाहिए, अपना सेल्फ अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है आपके अनुच्छेद 40। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि भारत में पंचायती राज अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया था। अधिनियम कब का आया था, अधिनियम जो आया था वो आपके 1952 का आया था। ठीक है, जिसे 73वां संविधान संशोधन भी कहते हैं। ये लागू कब किया गया था। ऑप्शन ए दे रखा है आपके 24 अप्रैल 1991 को, बी दे रखा है 24 अप्रैल 1994 को, सी दे रखा है 24 मई 1993 को, या फिर डी दे रखा है 24 मई 1994 पे। तो दोस्तों भारत में जो पंचायती राज लागू किया गया था वो आपके 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। और दोस्तों इसी दिन हम क्या मनाते हैं, इसी दिन हम पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। ध्यान रखना, पंचायती राज दिवस पूछा जाता है कि पंचायती राज जो दिवस है वो कब मनाया जाता। ठीक है, तो कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही क्या किया था, हमने पंचायती राज को लागू किया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी। तो दोस्तों जब पंचायती राज संस्था बनाई जा रही थी तो उस समय अलग अलग समितियां बनाई गई थी और अलग अलग समिति ने क्या दिए थे, अपने सुझाव दिए थे। ठीक है, अलग अलग समिति ने क्या दिए थे, अपने सुझाव दिए थे। तो जो अशोक मेहता समिति थी उसके द्वारा कितने पंचायत स्तर बताए गए थे। ऑप्शन ए दे रखा है 2, बी दे रखा है 3, सी दे रखा है 4 और डी दे रखा है 5। दोस्तों अशोक मेहता समिति ने जो स्तर बताए थे वो टोटल 2 स्तर बताए थे। कितने स्तर बताए थे, ये 2 स्तर पर क्या होना चाहिए, पंचायती राज संगठन की स्थापना होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि निम्नलिखित में से का सही वरीयता क्रम बताना है आपको। तो पहले आपको बताना है इसका सही वरीयता क्रम क्या होगा। तो उसको सबसे ऊपर जो होती है वो होती है आपके, मतलब सबसे नीचे जो होती है वो क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत होती है, उससे ऊपर क्या होती है आपके, पंचायत समिति होता है। ठीक है, और उससे ऊपर क्या होती है, फिर आपके जिला परिषद होती है। इस प्रकार से ग्राम पंचायत, फिर आपके पंचायत समिति और फिर क्या होती है आपकी जिला परिषद होती है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 1 2 3। ठीक है, करेक्ट आंसर 1 2 3 हो जाएगा। सबसे पहले आती है आपकी ग्राम सभा, फिर होती है पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायत समिति जो बनाई जाती है दोस्तों मध्यवर्ती स्तर पर बनाई जाती है, मतलब गांव और आपके मध्यवर्ती जिले के भी बीच में। जिला परिषद आपके जिले में बनती है, ग्राम पंचायत गांव में बनती है, और दोनों के बीच में कौन सी बनती है? दोनों के बीच में आपकी पंचायत समिति बनती। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि आपके कंट्रोलर, यहाँ पर कंट्रोलर नहीं है कंट्रोलर है, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, सेवानिवृत्ति होते हैं। यहाँ पर होता है केक। किसके बारे में पूछा गया है? केक के बारे में आपसे पूछा। केक के बारे में नहीं पूछा गया, ये केक नहीं है ना, खाने वाला केक नहीं है जो बर्थडे पर खाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे केक के बारे में, ठीक है, अभी पढ़ाई कर लो, केक के बारे में खाते रहना है। ठीक है, यहाँ पर आपसे केक के बारे में पूछा गया थे कि केक जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है या उसकी बदावती जो होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन ए दे रखा है कि नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु जो भी पूर्ण हो तब किया जा सकता है। बी दे रखा है 6 या 62, सी दे रखा है 5 या 62, और डी दे रखा है आपको 5 या 65। तो दोस्तों जो आपके यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य होती है, ठीक है, आपके यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को कितनी होती है? आपके 6 65 होती है। उसी प्रकार से आपके केग की भी कितनी होती है? 6 65 होती है। तो ध्यान रखना है केग और आपके यूपीएससी की सेम होती है। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल पढ़ाई को क्या करनी चाहिए? अच्छे से करनी चाहिए, बीच में आपको डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। और दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपनी क्या ध्यान रखना है कि जीत से पहले जीत, ठीक है, जीत से पहले हमें जीत कभी नहीं मानना चाहिए, और हार से पहले हमें हार कभी नहीं मानना चाहिए। ये बात आपका मूल मंत्र होना चाहिए। कभी भी अगर 1% भी 400 किसी चीज में, तो उसको क्या कर लेना? कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें 1% ही, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत सरकार का प्रथम जो विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए दे रखा है कि संघीय विधि मंत्री, ठीक है, बी आपके दे रखा है भारत का महान्यायवादी, सी दे रखा है विधि सचिव, और डी दे रखा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों भारत का जो सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? वो आपके भारत के महान्यायवादी होते हैं। कौन होते हैं? भारत के महान्यायवादी जो होते हैं वो आपके भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ओके, आप सुप्रीम कोर्ट के बाद मुख्य न्यायाधीश मत करके आ जाना, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या है दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायवादी क्या है? आपके सही आंसर है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब उन्होंने बहुत कम पढ़ा रहता है, शुरू शुरू में जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो इस प्रकार के आंसर करके आते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये दमदार क्वेश्चन है, तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल ये पढ़कर जाओ, और थोड़ा बहुत आपके जो नोट्स है उनका रिविजन करके जाओ, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं दोस्तों। बहुत सारे, कम से कम मैंने 1000 क्वेश्चन बनाए थे, और 1000 क्वेश्चन में से आपके लिए 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, ताकि आपकी पढ़ाई में क्या लग सके? 4 चांद लग सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत का जो महान्यायाधीश होता है वो कब तक पद को धारण करता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, महान्यायवादी के बारे में ऑप्शन ए दे रखा है कि 2 वर्ष तक, बी दे रखा है 5 वर्ष तक, सी दे रखा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और डी दे रखा है प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। दोस्तों मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि नॉर्मली वो क्या करके आते हैं? 5 वर्ष करके आते हैं। अब 5 वर्ष होता है, इसका मतलब यही नहीं कि सबका 5 वर्ष होता है। एग्जामिनर आपके मजे लेता है, और वो क्या करवाता है? आपसे क्वेश्चन गलत करवाता है। एग्जामिनर तो यही चाहता है कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो। ठीक है, वो ये नहीं चाहता कि आपके सही हो, वो तो यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो? आपके गलत हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। भारत का महान्यायाधीश होता है वो कब तक पद धारण करता है? जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, जब तक राष्ट्रपति का क्या मिलता रहेगा? प्रसाद मिलता रहेगा, तब तक वो क्या रहेगा? भारत का महान्यायाधीश रहेगा। इसे क्या कहा जाता है? इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपके दे रखा है कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करना, जितने भी वो खर्चे होते हैं उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए दे रखा है संसद, बी दे रखा है राष्ट्रपति, सी दे रखा है नियंत्रणीय महालेखक परीक्षक, और डी दे रखा है केंद्रीय वित्त मंत्री। दोस्तों एक बात और, जो आपके केग होता है ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये 148 आर्टिकल में आपके आता है। इसके कर्तव्य कौन से आर्टिकल में आते हैं? 149 में आते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर वो आपके केग हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आर्टिकल कौन सा है? 148। तो 149 के तहत ये क्या करता है? आपकी कर्तव्य होते हैं इसकी, और 151 के तहत ये क्या करता है? अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि कौन से आर्टिकल के तहत प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है,
151 के तहत क्या करता है, प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परिषद की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक की जो नियुक्ति की जाती है वो कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है, वो अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि जो मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। हमारे देश में एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है राष्ट्रपति के द्वारा, बी दे रखा है प्रधानमंत्री के द्वारा, सी दे रखा है गृह मंत्री के द्वारा और डी दे रखा है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों मुख्य सतर्कता आयुक्त जो होता है इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा आपके मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसी दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम कितनी प्रतिशत होनी चाहिए। मतलब दोस्तों, एक तो क्या होता है आपके सत्ता पक्ष होता है, दूसरी तरफ क्या होता है आपके विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, अब विपक्ष के नेता अगर बनना है किसी को तो उसकी सदस्य जो संख्या होती है, टोटल उसका जो दल होता है उस दल की सदस्य संख्या जो होनी चाहिए वो कम से कम कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, जितनी भी सदस्य संख्या होती है आपके उस सभा की, या चाहे अब लोकसभा हो चाहे फिर राज्यसभा हो, उसकी 10% सीटें क्या होनी चाहिए, उस दल के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में ये मैंने देखा है। ठीक है, तो 10% यदि सीटें है उसके पास तभी क्या बन सकता है, वो लोग विपक्ष के दल का क्या बन सकता है, नेता बन सकता है। जैसे हमारे राहुल गांधी के पास अभी क्या है, वर्तमान में 10% से ज्यादा सीटें हैं, इसलिए वो क्या है वर्तमान में आपके विपक्ष के नेता। सत्ता में कौन है, सत्ता में मोदी जी, आपके मोदी जी मतलब आपके बोले तो बीजेपी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी क्या है अभी वर्तमान में सत्ता में, और विपक्ष में कौन है आपके, कांग्रेस जो है वो आपके क्या है विपक्ष में। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, ये अनुसूची से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है कि तीसरी और चौथी अनुसूची में, बी दे रखा है चौथी और पांचवी अनुसूची में, सी दे रखा है पांचवी और छठी अनुसूची में, और डी दे रखा है छठी और सातवीं अनुसूची। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवी और आपके छठी अनुसूची किसके बारे में दे रखी है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में दे रखी है। पांचवी जो दे रखी है दोस्तों सब आपके अनुसूचित जाति के सभी के लिए दे रखी है, लेकिन छठी जो दे रखी है वो छठी में आपके केवल असम, उसके बाद आपके मेघालय, उसके बाद आपके त्रिपुरा और मिजोरम, इन तीन के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो मेन रूप से आपकी छठी अनुसूचित तीन या चार राज्य आते हैं, असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है और फिर आपके मिजोरम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके दे रखा है कि जो मंडल आयोग का संबंध किससे था। ठीक है, मंडल आयोग बनाया गया था, उस मंडल आयोग का जो संबंध था वो किससे था। ऑप्शन ए दे रखा है अनुसूचित जनजातियों से, बी आपके दे रखा है अनुसूचित जनजातियों से, सी दे रखा है पिछड़ी जातियां जो थी उनसे, और डी दे रखा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मंडल आयोग का जो संबंध है वो किससे था, वो आपके था पिछड़ी जातियों से। पिछड़ी जातियां बोले तो आपके मेन रूप से ओबीसी। ठीक है, पिछड़ी जाति बोले तो आपके मेन रूप से ओबीसी। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस या अदर क्लासेस बैक, जिसे क्या कहा जाता है पिछड़ी जाति वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। मतलब आपके इलेक्शन कमीशन होता है, उस इलेक्शन कमीशन का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है अनुच्छेद 320 में, बी दे रखा है अनुच्छेद 324 में, सी दे रखा है अनुच्छेद 322 में, और डी दे रखा है अनुच्छेद 326 में। तो दोस्तों निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान दे रखा है वो आपके अनुच्छेद 324 में दे रखा है। किसमें दे रखा है, अनुच्छेद 324 में आपके निर्वाचन आयोग का प्रावधान दे रखा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, उस 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कब किया गया। दोस्तों पहले आपके मतदान की आयु 21 वर्ष थी, बाद में क्या कर दी गई, 18 कर दी गई। इस 18 वर्ष को जो किया गया वो कौन से वर्ष में किया गया था। ऑप्शन ए दे रखा है 1988 में, बी दे रखा है 1989 में, सी दे रखा है 1990 1990 में, और डी दे रखा है 1951 में। तो दोस्तों ये जो आयु थी गई आपकी 18, पहले थे 21, इसे जो किया गया वो आपके 1989 में किया गया। कब किया गया, 1989 में इसे किया गया। ठीक है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो पहले मैंने आपको बताया था, पहले क्वेश्चन आया था संघ सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है और समवर्ती सूची क्या होती है। दोस्तों आपके संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, ठीक है, 7वीं अनुसूची का संबंध है वो किससे, आपके समवर्ती, संघ सूची और आपके राज्य सूची। इसमें दोस्तों नॉर्मली क्या दे रखा है, 7वीं सूची में रखा है शक्तियों का विभाजन। ठीक है, शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, तो विभाजन कैसे होगा इसके लिए क्या बनाई गई, आपके 3 अनुसूचियां बनाई गई। संघ सूची बनाई गई आपके, ठीक है, एक तो बनाई गई आपकी संघ सूची बनाई गई, दूसरी आपकी राज्य सूची बनाई गई, तीसरी आपकी समवर्ती सूची बनाई गई। संघ सूची में कानून कौन बनाता है, आपके केंद्र बनाता है, बिल्कुल सही है। राज्य सूची में कौन बनाता है, राज्य बनाता है, बिल्कुल करेक्ट है। समवर्ती सूची में कौन बनाता है, ये आपके दोनों क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। अवशिष्ट सूची का मतलब क्या होता है, जब ऐसा कानून जो अभी नया आया है, अभी पता नहीं है कि वो किसके पास होगा, तो उस पर कानून कौन बनाता है, केंद्र बनाता है। तो सारे अवशिष्ट सूची के नॉर्मली किस पे साथ जाते हैं, वो विषय वो आपके केंद्र के पास जाते हैं। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो सरकारी आयोग बनाया गया था, उस सरकारी आयोग की सिफारिश को जो संबंध था वो किससे था। ठीक है, तो ऑप्शन ए दे रखा है राजस्व के वितरण से, ठीक है, राजस्व के वितरण से संबंधित था। बी दे रखा है भारत के राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्यों से। सी दे रखा है संसद की सदस्यता से। और डी दे रखा है केंद्र राज्यों के बीच संबंधों से। दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच में संबंध किस प्रकार के होंगे, उसके बारे में जो सिफारिश दी गई थी वो आपके सरकारी आयोग के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो सरकारी आयोग का संबंध नॉर्मली पूछा जाता है एग्जाम में कि सरकारी आयोग का जो संबंध है, सरकारी आयोग उसका संबंध किससे थे। तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध के संबंध में जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे होंगे, इनके बारे में जो सिफारिश दी गई थी उसके द्वारा दी गई थी, सरकारी आयोग के द्वारा दी गई थी। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है। दोस्तों जब मूल संविधान बनाया गया था तो पहले कितनी अनुसूची, मतलब आपकी कितनी भाषाएं थी, केवल आपके, सॉरी 8 नहीं, यहाँ पर आपकी कितनी भाषाएं थी, टोटल आपके 14 भाषाएं थी जब आपके क्या बना था, मूल संविधान बना था। बाद में आपके जैसे जैसे संविधान संशोधन होता गया है, वो वर्तमान में आपके मूल संविधान, मतलब आपके वर्तमान का जो संविधान है उसमें आपके 8वीं अनुसूची जो है, उस 8वीं अनुसूची में आपके कितनी भाषाएं दे रखी है, तो दोस्तों आपके 22 भाषाएं दे रखी है। कितनी भाषाएं दे रखी है, 22 भाषाएं दे रखी है। अगर आपसे पूछे कि जो भाषा है वो कौन सी अनुसूची में, वो आपके 8वीं अनुसूची में। ठीक है, कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में है। वो कितनी भाषा है वर्तमान में, 22 भाषा ही। जब मूल संविधान बना था तो कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। ओके, और दोस्तों आज का आपका अंतिम प्रश्न पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए दे रखा है अनुच्छेद 348 के तहत, बी दे रखा है अनुच्छेद 346 के तहत, सी दे रखा है अनुच्छेद 343 के तहत और डी दे रखा है अनुच्छेद 342 के, सॉरी 45 के तहत। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सीईटी के एग्जाम में भी पूछा गया था। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। यदि आपको नहीं आता है तो आप कहीं से सर्च करके ढूंढ करके अपने नोट्स में से लाइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा पार्टिसिपेंट जो होगा वो भी बढ़ेगा। मुझे भी लगेगा कि आप भी क्लासेस अच्छे से देख रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। और दोस्तों एक बात और, मैंने आपको बताया था कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से है या आप कौन से जिले से, ये आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों पहले तो आपका धन्यवाद कि ये क्लास आपने पूरी देखी। यदि आपने ये पूरी क्लास देखी है तो आपको एग्जाम में 100% फायदा होने वाला है। ठीक है, ये इसकी गारंटी है, आपको 100% फायदा होने वाला है। और दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कहते आपका एक कमेंट जो होता है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यदि दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर करना। और दोस्तों एक बात और, अभी हमने आज इस जो क्लास में बात करी वो आपके भारतीय पॉलिटी या आपके भारतीय संविधान के बारे में बात करी। इसके बाद जो क्लास आने वाली वो आपके राजस्थान की पॉलिटी के आने वाली है। और दोस्तों हमारी और भी क्लासेस आएगी, पटवारी की मैराथन और भी आने वाली है, जैसे कि हमारी इंडियन ज्योग्राफी बाकी है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी आएगी। उसके बाद दोस्तों हमारे जो कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं, कंप्यूटर के भी आने वाले हैं। उसके बाद हम सोच रहे हैं दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन भी लाए जाए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पहले एग्जाम में पूछे गए, अभी हाल ही में नए नए क्वेश्चन अच्छे अच्छे उन क्वेश्चन में भी हम लाने का सोच रहे हैं। और दोस्तों अगर यदि आपके और भी सब्जेक्ट बचेंगे, जैसे आपके हिंदी और इंग्लिश बचेंगे, उनकी भी मैराथन आने वाली है। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना रहना है और बेल आइकन को आपको दबा के रखना है, ताकि उससे क्या होगा, आपका नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा कि हमारी क्लास आ चुकी। और दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।